हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सही होंगे। आज हम बात करेंगे बैंकिंग और ये वाणिज्य बैंक और केंद्रीय बैंक के सेकंड पार्ट के बारे में। तो अभी तक हमने इसके है ना दो भाग मतलब कि एक भाग पढ़ लिया था इसका कि उसके बारे में क्यों है, इसका मुख्य कार्य क्या है। अब इसके सेकेंडरी कार्य या गौण कार्य के बारे में देखेंगे। तो देखो, उपरोक्त बैंक उपरोक्त प्राथमिक कार्यों के अतिरिक्त कई गौण कार्य भी करता है। गौण कार्य का मतलब है सेकंड कार्य, मतलब कि जमा स्वीकार करना, उधार देना, लोन देने के अलावा भी बैंक के और भी बहुत सारे कार्य होते हैं। जैसे एजेंट के रूप में कार्य करना, सामान्य उपयोगिता की सेवाएं। तो देखो, एजेंट के रूप में सबसे पहले समझेंगे एजेंट के रूप में। अब एजेंट के रूप में सबसे पहले आपको एक बात बताता हूँ मैं, क्या होता है। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि एक मुंबई में बैठा हुआ व्यक्ति दिल्ली से कोई सामान मंगाता है, वो उसको पैसे भी नहीं भेजता, या बाई चांस मान लीजिए उसने पैसे भेज दिए दिल्ली वाले को और दिल्ली वाले ने सामान नहीं भेजा, तो या दिल्ली वाले व्यापारी ने वहाँ पे सामान भेज दिया और मुंबई वाले ने पैसा नहीं भेजा, तो इसके अंदर एक बैंक है ना बहुत मेजर रोल निभाता है। क्या करता है कि वो बैंक आपस में कनेक्ट कर देते हैं, वो दोनों बैंक एक अकाउंट खुलवाते हैं, वो दोनों वहाँ से कनेक्ट हो जाते हैं। वो क्या करता है, बैंक में वहाँ पैसा जमा करवाता है, और यहाँ क्या होता है कि मतलब कि उसको है ना एक तरीके का मतलब कि कुछ एक पत्र या जमा कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है बैंक के द्वारा, जो उसको दूसरे बैंक वाले को पता लग जाती है कि हाँ भाई, यहाँ हमारे पास सिक्योरिटी आ चुकी है, आप सामान भेज दीजिए। जैसे ही माल वहाँ डिलीवर होगा, वो उस बैंक को पेमेंट कर देगा, दूसरे वाले व्यापारी को पैसे मिल जाएंगे। इस बारे में हम आगे समझेंगे कि किस तरीके से है। तो आइए देखते हैं कि इसके बारे में। सबसे पहले तो वो एजेंट के रूप में कार्य करता है, तो देखेंगे एजेंट कैसे है। वो विभिन्न मदों का एकत्रीकरण व भुगतान, यानी कि बैंक अपने पास है ना ग्राहकों की ओर से, जैसे हम चेक देते हैं, किराया देते हैं, ब्याज देते हैं, इनको एकत्रित करता है। ठीक है, इसी प्रकार उनकी ओर से करों, बीमों की किस्तों इत्यादि की आदि करता है। जैसे मान ले कई बार हमें क्या करना पड़ता है, हमें किसी को रेंट देना पड़ता है, तो हम बैंक में जमा कर देते हैं। चेक दे रहे हैं, चेक बैंक में जमा कर देते हैं, या ब्याज वगैरह दे रहे हैं किसी को, बैंक में जमा कर देते हैं। ठीक है, तो वो उनको पेमेंट कर देता है। दूसरी ओर आप देखोगे, हमें है ना टैक्सेस देने हैं, मतलब किसी मतलब कि इनकम टैक्स भरना है, सर्विस वो क्या बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स भरना है, या LIC की किस्त देनी है। तो हम क्या करते हैं, उन चेकों के ऊपर LIC का नाम लिख देते हैं, या मतलब कि किसी भी चीज़ का जिसको हमने पे करना है, वो सारी चीज़ें दे के हम बैंक में जमा कर देते हैं। बैंक उनको हमारा वहाँ पे वो उनकी पेमेंट कर देता है। ठीक है, उसके बाद प्रतिभूतियों की खरीद व बिक्री। अब देख, सिक्योरिटी प्रतिभूति की बात यहाँ पे आ रही है। जो हमारे कॉमर्स के बच्चे हैं वो तो इन चीज़ों को समझ रहे होंगे, जो नॉन कॉमर्स हैं मैं उनको बता देता हूँ कि ये शेयर मार्केट की एक टर्म है। पर शेयर खरीदते हैं या कोई एसेट्स खरीदते हैं, उन चीज़ों के बारे में। तो बैंक अपने ग्राहकों के लिए विभिन्न प्रकार के शेयर स्टॉक की जानकारी प्राप्त करके उनकी ओर से प्रतिभूतियों को खरीदने व बेचने का सुरक्षित रखने का कार्य करता है। यानी कि क्या है कि बैंक है ना, मतलब कि अच्छे शेयर है, जो अच्छे शेयर है, या तो उनको कस्टमर की तरफ से खरीद लेगा, या फिर उनको अगर अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो उनको बेच देगा, या फिर अपने पास सुरक्षित रख लेगा। ये सारे काम भी क्या करते हैं, बैंक करती है। इसके बाद है ट्रस्टी व प्रबंधक। आप देखते होंगे, आपने सुना भी होगा कि बड़ी बड़ी धर्मशाला है, वो कोई बैंक चला रहा है, उनका ट्रस्टी बन के, या फिर मतलब कि उनके क्या बोलते हैं मैनेजमेंट कर रहा है। अब ये वैष्णो देवी ट्रस्ट है, जो जम्मू कश्मीर में, आपने सबने सुना होगा। तो आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, सिक्कों के ऊपर 10 रुपए के सिक्कों के पीछे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन ट्रस्ट लिखा आ रहा था। तो इस तरीके से बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, उनको बैंक हायर कर लेते हैं, या वो ट्रस्ट वाले बैंकों को हायर कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ऐसे कार्य भी ये ट्रस्टी के प्रबंधक के सारे काम बैंक करता है। ठीक है, उसके बाद आप देखना विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय। आपने काफ़ी बार बैंकों के पीछे देखा होगा, वहाँ पे लिखा होता है एक्सचेंज फॉर फॉरेन करेंसी। तो वहाँ पे अगर हम जाएंगे तो क्या है कि हम पैसे मतलब कि अगर हमारे पास अमेरिकी डॉलर है, यूरो है, या येन है, या युआन है, मतलब कि कोई भी विदेशी करेंसी है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे जाके एक्सचेंज कर सकते हैं उनको। मतलब कि वहाँ पे जाके डॉलर को भी खरीद सकते हैं, या दूसरी जो हमारी विदेशी मुद्रा है उनको भी खरीद सकते हैं, या फिर हमारे पास अगर डॉलर वगैरह या कुछ और विदेशी मुद्रा तो उनको बेच सकते हैं। इससे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है। अधिकतर यह कार्य विदेशी विनिमय बैंकों द्वारा किया जाता है। मतलब कि ये विदेशी विनिमय बैंक होता है, ये बड़ी बड़ी एक्सचेंज होती है, जो मेनली डिस्ट्रिक्ट में या सब डिस्ट्रिक्ट में भी मिल जाती है।
या बड़े बड़े शहरों में मिलती है ये ब्रांचेज, ठीक है। इसके संदर्भ पत्र यानी कि लेटर ऑफ रेफरेंस, अब देखेंगे इसके बारे में बुक में क्या लिखा है। बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की सूचना देश विदेश के व्यापारियों को देते हैं। देश विदेश के व्यापारी की आर्थिक स्थिति की सूचना अपने ग्राहकों को देते हैं। यानी कि ये क्या है कि इन्फॉर्मेशन का काम, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला काम कर रहा है कि जो आर्थिक स्थिति है देश विदेश के व्यापारियों की, मतलब कि अब बाई चांस कोई बंदा अमेरिका में बैठ के हमारे टाटा या अंबानी या अडानी या मतलब कि रिलायंस के किसी भी व्यक्ति से मतलब कि बिजनेस करना चाहता है, तो वो पहले वहाँ उनके बैंक का टाई अप रहता है। तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि इंडिया में इनकी स्थिति कैसी है, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इनको लॉस हो रहा है, इनकी कंपनी लॉसेज में जा रही है या इनको ज़्यादा पैसा ये प्रॉफिट में है। तो ये अपनी क्या करते हैं सूचना वो लोग अपने बैंकों को वहाँ पर अपने कस्टमर को दे देते हैं। हमारे बैंक क्या करते हैं, हमारे बैंक भी और उन जो जिनसे हमें व्यापार करना है उनकी सूचना हमें दे देते हैं। तो यह इन्फॉर्मेशन वाली बात होती है, ठीक है। उसके बाद है नए शेयर के अविकृत अंशों के खरीदने का आश्वासन, यानी कि बिना बिके हुए नए शेयरों को खरीदने का बैंक आश्वासन देते हैं। भाई काफ़ी बार क्या होता है कि कुछ कंपनियों के शेयर नहीं बिके होते हैं, तो बैंक क्या करता है कि हम इनको खरीदने का आश्वासन दे रहे हैं कि वो दे देंगे। बैंक निजी आधार पर चुने हुए निवेशकों के बीच प्रतिभूतियों की बिक्री की व्यवस्था भी करते हैं। यानी कि बैंक क्या है, कुछ मेन आदमियों को, इन्वेस्टरों को चुन लेते हैं, उनके द्वारा उनको बोलते हैं कि आप इनकी बिक्री इनको खरीद लो या इनको और किसी से ट्रांसफ़र करवा दो। मतलब इस तरीके के सारे कार्य बैंक करते हैं। तो ये एक एजेंट के रूप में यहाँ पे बैंक कार्य कर रहा है। अब इसके बाद में जनरल यूटिलिटी सर्विस, मतलब जो सामान्य जो सेवाएं हैं सेवाई के रूप में, ठीक है। इससे भी काफ़ी लोगों को लाभ होता है। तो आइए देखते हैं लॉकर की सुविधा, यानी कि आप देखे होंगे कि बैंक के अंदर लॉकर की सुविधा होती है। वो क्या करते हैं, साल में 1000 रुपये लेके आपको और वहाँ लॉकर की फैसिलिटी अवेलेबल करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, आप अपने सोने चांदी के जेवर आवश्यक कागज सुरक्षित रखते हैं और इसका वार्षिक किराया मैंने बताया 1000 रुपये, 500 रुपये बहुत कम होता है, ठीक है। ये एक सिक्योरिटी के पर्पज़ से होता है, क्योंकि आपको पता है बैंक में हाई सिक्योरिटी होती है, तो वहाँ पे मतलब कि घर से ज़्यादा सुरक्षित होता है, इसलिए लोग इसको ज़्यादा वो बढ़ावा देते हैं और वहाँ पे सुविधा लेते हैं इसकी, ठीक है। इसके बाद यात्री चेक व साख प्रमाण पत्र, यानी कि अगर मान लीजिए आपको दिल्ली से मुंबई जाना है और आप वहाँ पे कम से कम 10, 12, 20 लाख रुपए का आपको कोई बिजनेस करना है, तो आज के टाइम में आपको पता है इतना ज़्यादा कैश तो आप लेके जा नहीं सकते हो। दूसरा, अब तो ज़्यादा फैसिलिटी हो गई, लेकिन पुराने टाइम में या आज से 5-6 साल पहले कुछ ऐसा इशू नहीं था। तो क्या करते थे, बैंक अपने जाते समय नगद राशि साथ न ले जाकर सुविधा और सुरक्षा की दृष्टि यात्री चेक व साख प्रमाण पत्र की सुविधा प्रदान करते थे। यानी कि या तो चेक ले जाएंगे साथ या फिर क्रेडिट कार्ड, मतलब कि कुछ सर्टिफिकेट बैंक बना के दे देता था, वो उनको साथ ले जाते थे और वहाँ पे फिर सुरक्षा नॉर्मल हो जाती थी, कोई डर वर नहीं रहता था। उसके बाद वाणिज्य सूचना एवं आंकड़े, यानी कि बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बैंक अपने आर्थिक स्थिति में परिचित होने के कारण व्यापार संबंधी सूचना आंकड़े एकत्रित करके अपने ग्राहकों को वित्तीय मामले पे सलाह देते हैं। यानी कई बार क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के मतलब बिजनेस आइडियाज़ होते हैं या मतलब कि और भी सूचनाएं होती है, वो अपने कस्टमर को टाइम टाइम पे बैंक इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए, इसमें करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बैंक का एक जनरल यूटिलिटी सर्विस के अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद है वाहन वस्तुओं के वाहन में सहायता, यानी कि देखो आप अब क्या है, अब मान लीजिए क्या हो रहा है कि बड़े बड़े व्यापारी है वो अपने ग्राहक के माल को भेजकर बिल्टी बैंक में भेज देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने नासिक से मुंबई से प्याज खरीदी और वो दिल्ली में आ गई, तो हम क्या है कि उनके साथ है ना बिल्टी भेज देते हैं, ठीक है। तो बिल्टी भेज दी तो वो सारा सामान कहाँ उतर गया, वो दिल्ली के यार्ड में उतर गए रेलवे में। तो उसके साथ एक बिल्टी आती है, तो उसको ले जाकर हम बैंक में जमा कराएंगे, जितने उसमें पेमेंट थी वो पेमेंट जमा करवाएंगे। तो उसके ऊपर बैंक अपनी मोहर मार के या मतलब कि वो पूरा उसको क्लियर करके दे देगा, वो आके हम रेलवे वालों को दिखा देंगे वो बिल देते हैं, हम अपना सामान वहाँ से छुड़वा लेंगे, ठीक है। तो ये सारे काम बैंक द्वारा किए जाते थे, ठीक है, अब भी किए जाते हैं और किए जाते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि सामाजिक कार्य बैंकों का आर्थिक विकास में योगदान, यानी कि जो हमारा सोशल फंक्शन है उसके डेवलपमेंट में हमारे बैंक का क्या रोल है।
तो देखेंगे सबसे पहले, देखो एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर देखेंगे सबसे पहले ये क्या कहा गया है इसके अंदर। बैंक निवेश के महत्वपूर्ण एजेंट है, यानी कि बचतकर्ता और निवेशकर्ताओं के बीच बैंक एक कड़ी का कार्य करता है। जमाकर्ता अपनी बचतों कोषों को बैंकों में जमा करवाते हैं, निवेशकर्ता बैंकों से इनको उधार के रूप में लेते हैं। यदि बैंकिंग प्रणाली न होती तो बचतों की अधिकांश मात्रा निवेशकर्ता तक पहुँच नहीं पाती, तो बैंक निवेश के महत्वपूर्ण एजेंटों के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यानी कि हम जो नॉर्मल लोग होते हैं छोटी छोटी बचत करके बैंकों में जमा करवाते रहते हैं, और जब ये इकट्ठा हो जाती है तो एक सर्टेन अमाउंट अपने पास रख लेते हैं, बाकी लोन पे प्रोवाइड कर देते हैं जो निवेशकों को मिल जाती है। वो उन पैसों को उधार लेके अपने बिजनेस में लगा लेते हैं, और ये इस तरीके से कड़ी जुड़ी रहती है। अगर बाई चांस मान लीजिए बैंक नहीं होता तो ना तो हम अपनी छोटी छोटी बचतों को कहीं जमा करवा पाते, ना किसी को लोन के रूप में पैसा मिलता, तो वो एक हमारे डेवलपिंग के लिए अच्छा नहीं होता। तो आइए सबसे पहले हम आपसे ना एक क्वेश्चन करते हैं, आप इसको सोचना। मतलब कि माइक्रो लेवल पे तो हम कहते हैं कि हर व्यक्ति को बचत करनी चाहिए, और मैक्रो लेवल पे अगर हर आदमी पैसे बचाने लग गया तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा। तो इस बारे में सोचना, ओपिनियन दे के इस वीडियो में कमेंट में बताना कि ये आपको क्या लगता है कि ये बात सही है या नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे पहला पॉइंट, पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन। व्यापारिक बैंक लोगों की निष्क्रिय जमा को एकत्रित करते हैं, उन्हें उत्पादक कार्यों में निवेश करते हैं। इसके फलस्वरूप वे पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाने में सहायता देते हैं। पूंजी निर्माण के फलस्वरूप आर्थिक विकास की दर तेज होती है। अब मैंने आपको समझाया था कि छोटी छोटी जो बचते हैं उनको एकत्रित कर लेता है बैंक। फिर क्या है, जो प्रोडक्शन वाले क्षेत्र है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उनके अंदर क्या करता है, उन पैसों को लगा देता है, जिससे क्या होता है, हमारी कैपिटल बढ़ जाती है, और कैपिटल बढ़ने से क्या होगा, पूंजी निर्माण और बढ़ जाएगा, और जिससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारे आर्थिक विकास रेट यानी कि ग्रोथ रेट हमारी बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद है नवप्रवर्तन, यानी कि न्यू इनोवेशन को प्रमोट करना। न्यू इनोवेशन का मतलब है नए नए आइडियाज़ लेके नई नई चीज़ें बनाना। तो बैंक उद्यमियों को साख प्रदान करके यानी कि क्रेडिट उधार प्राप्त करके न्यू इनोवेशन के लिए मोटिवेट करते हैं। इसके फलस्वरूप नई वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होती है, इसका आर्थिक विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि जिससे नई नई वस्तु आए मार्केट में, जो सुविधा लाए लोगों के लिए, और जो आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण कार्य निभाए। ठीक है, इसके बाद है हमारा थर्ड पार्ट, निवेश सहायता ब्याज दर ढांचा, यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर। यानी कि एक तो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फ्रेंडली टाइप से, ठीक है, दूसरा कि उसका ब्याज रेट क्या होगा, मतलब इंटरेस्ट रेट क्या होगा। तो आइए देखते हैं बुक में क्या बताया गया है कि बैंक ब्याज की दर को इस प्रकार निर्धारित करते हैं जिससे उद्यमियों व व्यवसाय को एक निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। बिल्कुल, जो इन्वेस्टमेंट जो बैंक रेट है, अगर मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो ब्याज के रूप में अगर कोई लोन है, मान लीजिए मैंने अगर 10 लाख रुपए का लोन लिया, अगर इंटरेस्ट ऑफ रेट अगर 5% है, 6% है, तो मैं ले लूँगा। अगर वही इंटरेस्ट रेट अगर 15-20% है तो मुझे ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा, रिस्क मेरा ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं लोन नहीं लूँगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, एक नॉर्मल सी इंटरेस्ट रेट लगा देते हैं, जिससे लोन आसानी से कम ब्याज दर पर लोन मिल जाता है, और इन्वेस्ट करने के लिए उन्हें मोटिवेशन मिलता है। इसके फलस्वरूप उत्पादन व्यापार में वृद्धि होती है, बिल्कुल, जिसके लिए विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल राइट बात है ये। ठीक है, इसके बाद है ग्रामीण क्षेत्र में विकास में योगदान। आपने देखे होंगे आपके गांव में ग्रामीण बैंक है, अगर ग्रामीण बैंक है तो आपको अच्छे से वहाँ पे मतलब कि गाँव के लोगों को, मैं ज़्यादा तो नहीं कह रहा, अभी हमारा स्ट्रक्चर गाँव में कम है, लेकिन फिर भी एक नॉर्मली एक बात है कि मतलब कि थोड़ा बहुत लोगों को लोन मिल जाता है वहाँ पे, केसीसी, भूमि सुधार, या मतलब कि छोटी छोटी कम ब्याज की दरों पे लोगों को थोड़ा थोड़ा अमाउंट लोन के रूप में मिल जाता है, जिससे वो अपने आप को मतलब कि कुछ भी बिजनेस खोलने के लिए, दुकान खोलने के लिए, या कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए, या मतलब कि कुछ भी चीज़ें मतलब कि ऐसा करते हैं जिससे मतलब कि लोगों को थोड़ा पैसा मिल जाता है, और वो अपने आप को थोड़ा सा डेवलप करने के लिए खर्च करते हैं, और कुछ कार्य करते हैं जिससे उनकी इनकम बढ़ती है। तो ग्रामीण विकास क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है हमारे रूरल डेवलपिंग बैंकों का। ठीक है, इसके बाद है बाजार मांग में वृद्धि। ठीक है, देखो अब आ गया हमारा डिमांड, इंक्रीज करता है बैंक
की मार्केट को, तो देखेंगे कैसे करता है ये। देखो, अल्प विकसित देशों में लोगों की आय बहुत कम होती है, बिल्कुल उनका जीवन स्तर नीचा होता है। वे उपभोक्ता वस्तुओं की मांग करते हैं, वे अपने ग्राहकों को टिकाऊ वस्तु, टीवी, फ्रिज आदि रखने के लिए क्रेडिट कार्ड, कंज्यूमर क्रेडिट उपलब्ध कराते हैं। इसके फलस्वरूप टिकाऊ वस्तुओं की मांग बढ़ती है, उत्पादन में वृद्धि होती है, नए उद्योग स्थापित किए जाते हैं, परिणाम स्वरूप रोजगार, आय व जीवन के स्तर में वृद्धि होती है। अतः बैंक उपभोक्ता साख उपलब्ध कराकर मांग में सहायक होते हैं, जिसके फलस्वरूप लोगों के जीवन में वृद्धि होती है और आर्थिक विकास में तीव्र गति होती है। देखो, नॉर्मल सी बात है, आप इसको अपने ऊपर से लेके चलो, क्योंकि नॉर्मली हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारे देश की कम से कम 70 से 80%, 90% फैमिली ऐसी है जो मिडिल क्लास फैमिली में आती है। बाकी 4-5% लोग हैं जो अपर क्लास के हैं और बाकी गरीब आदमी हैं। तो कोई भी लोग है, अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं कि एक मान ले कोई हमें सोलर सिस्टम आ रहा है आज के टाइम में, बैंक हमें सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है। ऐसे ही अगर हमें कहीं से फ्रिज लेना है तो बैंक हमें वहाँ से लोन दे देती है 12,000 रुपये का, और हमें बोलती है कि आप है ना फ्रिज ले लो, टीवी ले लो, और हमें ना 1,000 रुपये करके हर महीने आप हमें पैसे दे देना। इससे क्या हुआ, इससे 3 चीज़ें हुई। एक तो हमें फ्रिज मिल गया, ठीक है, और हम पैसे वापस कर रहे हैं तो हमारे उस पर कोई मतलब कि इतना बर्डन नहीं पड़ रहा है। और क्या वो हुआ, फ्रिज बिका तो उससे क्या हुआ, जो हमारी इंडस्ट्री लगी थी हमारे देश के अंदर उसको बढ़ावा मिला तो लोगों को रोज़गार मिला, क्योंकि उसके रोज़गार इसलिए मिला क्योंकि वो फ्रिज की डिमांड बढ़ गई। तो ये ऐसे सर्कल चलता रहता है और हम रोज़गार वो करवाते हैं और लोगों को जीवन स्तर में वृद्धि होती है। इसलिए बैंकों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। इसके बाद है विदेशी नीति लागू करना। अब मॉनेटरी पॉलिसी, अब ये एक अलग अलग तरीके से इसको समझना बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखो, अल्प विकसित देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीति प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने के लिए एक व्यवस्थित बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकता होती है। देश की मौद्रिक नीति के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्यापारिक बैंकों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वे केंद्रीय बैंक के दिशा निर्देश के अनुसार साख का विस्तार व संकुचन करते हैं। इसके स्वरूप मौद्रिक नीति को प्रभावी ढंग से लागू करके आर्थिक विकास के अर्थव्यवस्था को अस्फीति के अंतराल को प्राप्त करना संभव हो जाता है। देखो, मैं आपको है ना इसको एक लेटेस्ट उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। आज के टाइम में श्रीलंका के अंदर बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ चुका है और साथ साथ हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ और भी पड़ोसी देश पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, इनके अंदर भी जो ये क्या बोलते हैं आर्थिक क्राइसिस आ चुके हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुके हैं। तो इसके अंदर हमारी गवर्नमेंट और साथ साथ सेंट्रल बैंक, उनका बहुत ज़्यादा बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि अगर वो उस तरीके से काम नहीं करेंगे, अपनी नीति ढंग से नहीं बनाएंगे, तो आने वाले टाइम में हमारे देश का भी यही हाल हो जाएगा जो हमारे पड़ोसियों को हुआ है। अब आप देखिए, मान लीजिए RBI है। अब RBI ने क्या किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेंट्रल बैंक है, ये मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको, इसकी पूरी एक वीडियो बनाऊँगा अच्छे से कि कैसे बैंक कब स्थापना हुई, रेपो रेट क्या करता है, क्या नहीं करता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगा। अब मान लीजिए हमने क्या काम किया, हमने जो RBI है वो हमारी नीति तैयार करता है कि हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, किस तरीके से हमारे अपने रुपए, जो हमारा रुपए है, हमारी करेंसी है, वो किस तरह से हमें पूरे वर्ल्ड के अंदर व्यापार के लिए यूज करनी है। मेन जो आज के टाइम में करेंसी है वो डॉलर है, तो उसके रिएक्ट में हमारा रुपए कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा। और ये हमारे जो RBI है, यही हमारे इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई को कंट्रोल करता है किस तरह से। तो हमें नीतियाँ ऐसी बनानी चाहिए, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी यूज करनी चाहिए जिससे हमारी इनकम बढ़े, हमारे देश में महंगाई कम से कम हो, और हम जो विदेशी व्यापार करते हैं या आयात करते हैं उनके अंदर भी एक बैलेंस हो। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसीलिए वो हमारी एक नई बैंकिंग नीति बनाती है जिसको हमारी सरकार और सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अंदर दे रखा है कि स्फीति यानी कि मंदी और तेज़ी के बीच में किस तरीके से बैलेंस बनाना है ताकि लोगों को ज़्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में ये इसलिए व्यापारिक बैंक में का भी इसमें महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है। इसके बाद है रोजगार के अवसर। देखो, बेरोजगार युवा व्यापारिक बैंकों को उचित ब्याज की दर से पर्याप्त मात्रा में साख प्राप्त करके रोजगार की व्यवस्था करते हैं, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट,
यानी कि मुझे अपना कोई सेल्फ बिजनेस खोलना है तो मैं क्या करूँगा, बैंक से लोन ले लूँगा और उससे पैसा लेके और अपना बिजनेस बढ़ाऊँगा। ठीक है, रोजगार के अवसर बढ़ने के फलस्वरूप रोजगार उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे आर्थिक विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि एक तो हमारा रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ने से क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, लाइफस्टाइल बढ़ेगा। दूसरा, अगर कोई बिजनेस करेगा तो प्रोडक्शन करेगा, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करेगा तो क्या बोलते हैं, उनके लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिनको वो यूज कर सकें और बस उनको लाइफस्टाइल में वृद्धि होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बैंक केवल जमा रुपया उधार देने की मात्र नहीं रह गई, बल्कि आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण का एक महत्वपूर्ण साधन बन गई है। ठीक है, यानी कि खाली रुपया जमा कराना और उधार लेना नहीं है, इसका बहुत बड़ा एक दायरा है और उसमें ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, इनको आप अच्छे से समझो। अब बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया के अंदर किस टाइप के कॉमर्शियल बैंक है। आप देखेंगे सबसे पहले शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, अनुसूचित वाणिज्य बैंक और गैर अनुसूचित वाणिज्य। यानी कि एक तो अनुसूचित है जिनके बारे में शेड्यूल गवर्नमेंट ने आरबीआई के अंडर चलते हैं और उनको अच्छी तरीके से शेड्यूल किया गया है। एक नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है। ठीक है, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले पब्लिक सेक्टर के बैंक हो गए। इसके अंदर आपने एसबीआई, पीएनबी, कैनरा, बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे बैंक देखे होंगे। तो ये हमारे पब्लिक सेक्टर के बैंक है ये। ठीक है, इसके बाद आ गए इसी के अंदर निजी बैंक में आपने एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये सारे बैंक हो गए, ये हमारे निजी क्षेत्र के बैंक है। ठीक है, इसके बाद है हमारे विदेशी बैंक आपने देखे होंगे, सिटी बैंक, तो ये सारे बैंक हमारे विदेशी बैंक हो गए। इसके बाद है नोट, अनुसूचित गैर अनुसूचित बैंकों की तुलना में बड़े बैंक होते हैं, यानी कि जो गैर अनुसूचित बैंक है वो छोटे छोटे होते हैं जी, और एक जो ये अनुसूचित बैंक है बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, अनुसूचित बैंकों को आरबीआई की द्वितीय सूची में शामिल किया है, जबकि गैर अनुसूचित बैंकों को नहीं। यानी कि सेकंड सूची है आरबीआई की, उसके अंदर हमारे अनुसूचित बैंकों को शामिल किया जाता है, जबकि गैर अनुसूचित बैंकों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप इनको अच्छे से। ठीक है, अब देखो जैसे कैसे क्रेडिट के मतलब कि बैंकों का साख निर्माण कैसे होता है। मान लीजिए वाणिज्य बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक, आपसे एक क्वेश्चन है, ये मैंने बताया नहीं, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मुद्रा की पूर्ति कौन करता है। तो मुद्रा की, ये क्वेश्चन कोई पूछे ना आपसे कि मुद्रा की पूर्ति कौन करता है, तो आप ये मत बोलना आरबीआई, आप बोलना वाणिज्य बैंक। ठीक है, तो यानी कि वाणिज्य बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वे साख सर्जन करके मुद्रा की पूर्ति में योगदान देते हैं। वाणिज्य बैंक मांग जमा के रूप में साख सर्जन करते हैं। वाणिज्य बैंकों की मांग जमा उनके नकद कोषों से कई गुना अधिक होती है। यदि मान ले ये उनके नकद कोषों की राशि 1000 है तो मांग जमा 10,000 है, तो अर्थव्यवस्था की मुद्रा की पूर्ति वाणिज्य बैंकों के नकद कोषों से 10 गुना अधिक हो जाएगी। इस प्रकार नकद कोषों को 1000 के आधार पर वाणिज्य बैंकों की पूर्ति 10,000 का योगदान किया है। मूल्यतः बैंकों के पास जो 1000 नकद कोष रहता है वह 10,000 मूल्य की मांग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह कैसा होता है, संस्कृत में अभिलिखित है। देखो सी कैश रिजर्व, देखो आपने सुना भी होगा, बहुत बार देखा भी होगा कि हम बैंक में रुपए जमा कराने गए 10,000 रुपये, तो बैंक क्या करता है उसमें से 1000 रुपये तो एक कैश रिजर्व में रख लेता है बस, मतलब कि कुछ % उसका, बाकी जो रुपए है उनको वो अपने किस में रख देता है, उनको एक अलग तरीके से रख देता है न, उसके अंदर मांग जमा के अंदर। यानी कि जो 9,000 रुपये हैं उनको वो दूसरे को लोन प्रोवाइड कर देता है। तो इस तरीके से बैंकों की साख उत्पन्न होती है, बैंकों की क्रेडिट उत्पन्न होती है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कैसे समा। बैंक अपने ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर ज्ञात होता है कि सभी जमाकर्ता एक ही समय अपनी जमा राशि को निकलवाने नहीं आएंगे। बिल्कुल, मान लीजिए हमारे एरिया में एक दिन में 100 व्यक्ति गए और उन्होंने 10-10, 20-20 हज़ार करके 50 लाख रुपए एक दिन में जमा करा दिए। अब ये तो है नहीं कि अगले दिन ही जाके या 10 दिन बाद जाके, 1 महीने बाद जाके वो सारे व्यक्ति आएंगे और कहेंगे हमारे 50 लाख रुपए हमें वापस दो। ऐसा नहीं है, कुछ लोग आएंगे, वो उनमें से 1-2 लाख रुपए निकलवाएंगे, 10 लाख रुपए निकलवाएंगे, 20 लाख रुपए निकलवा लेंगे, बाकी रुपए रखे रहेंगे। लेकिन इतने में कुछ और नए कस्टमर आ जाएंगे, वो भी रुपए जमा करा देंगे। तो इस आधार पर क्या करता है बैंक, अपने
अनुभव के आधार पर वो देख लेता है कि 1 महीने में या 2 महीने में कितने रुपए लोगों ने निकलवाए हैं, कितने रुपए जमा करवाए हैं। इस हिसाब से वो अपने कैश रिजर्व को मेंटेन करता है, बाकी रुपए को वो लोन के रूप में प्रोवाइड कर देता है। यदि बैंक का अनुभव यह करता है कि सामान्यतः अपनी राशियों को 10% निकलवाते हैं, तो बैंक की मांग पूरी करने के लिए 10% नगद कोष यह अपने पास रखता है और इसे नगद आरक्षित अनुपात CRR कहते हैं। कैश रिजर्व रेशो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई आपसे पूछे CRR क्या है तो हम इनको बोल देंगे कैश रिजर्व रेशियो है, जो बैंक अपने पास कैश के रूप में रख लेता है, बाकी रुपए वो लोगों को लोन प्रोवाइड करने के लिए दे देता है। ठीक है, तो अब देखेंगे CRR हमारे पास है तो हम किस आधार पर बैंक में मतलब कि ऋण के अनुसार दे सकते हैं, जैसे तो इसको लिखेंगे 1/CRR गुणा में नगद कोष, यानी कि कैश डिपॉजिट कितना है तो इसको लिखेंगे 1/100 10 मल्टीप्लाई 1000, तो इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है सारी चीज़ें, बहुत इम्पोर्टेंट थी ये, मैंने आपको समझाया। प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और प्लीज़ कुछ हेल्प कीजिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पेटीएम या फ़ोनपे वगैरह के नंबर दे देता हूँ, तो प्लीज़ अगर कुछ हो सके तो हमें डोनेशन दिए, ताकि हम एक अच्छा सा डिजिटल बोर्ड वगैरह ला के अच्छे से आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है, धन्यवाद, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।